अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो इंपॉर्टेंट इश्यूज अगेन, क्योंकि कल भी बात हुई और जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि आज तकरीबन तमाम चैनल्स पर भी इसी पर बात हो रही है। एक तो है अब तो इसको कहना चाहिए मलिक रियाज वर्सेस द सुप्रीम कोर्ट और द चीफ जस्टिस। ये सिलसिला है क्या और ये किस मोड़ पर जा रहा है और ये क्या रंग लेकर के आएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें अब डेट्स यही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस ले लिया। जस्टिस शकीरुल्लाह जान ने कहा कि मलिक रियाज की जो कल को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने नफरत फैलाई है, उन्होंने रिडिक्यूल किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। इस हवाले से कल उनको समन किया गया है। अब कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, उसमें देखते हैं होता क्या। बाकी दीगर डिटेल्स तो आप जानते ही हैं क्या हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो कल दब गया और उस पर किसी ने बात नहीं की, वो था मेमो गेट के हवाले से जो कमीशन की रिपोर्ट थी। और उन्होंने कहा कि मेमो गेट स्कैंडल जो है वो हकीकत पर मबनी है और उसके आर्किटेक्ट जो है वो हुसैन हक्कानी साहब ही हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू मेरे ख्याल में, दिस इज दी प्रायोरिटी, दिस शुड बी द प्रायोरिटी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये मुश्किल जो दौर से पाकिस्तान गुजरा और सार को, इसमें ये एक प्राइमरीली अगर ये कहा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। और इस माहौल में, इस दौर में और आजकल के इन दिनों में जब इतने सारे इश्यूज हैं, गर्म हैं, चीफ जस्टिस पर भी उंगली उठाई जा रही है, तो ये किधर स्टैंड करता है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं दोनों इश्यूज पे बात करूंगा। मेरे मेहमान जो है आज मेरे साथ मौजूद, जनाब सेनेटर अनवर बेग साहब। नीड्स नो इंट्रोडक्शन, जनाब का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। और सेनेटर साहब के बराबर में रखते हैं जनाब सेनेटर सफदर अब्बासी साहब। अगेन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया आपका भी जनाब सफदर अब्बासी साहब। सर के इजाजत, सफदर अब्बासी साहब से शुरू करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा सर शुरू में बात करेंगे मेमो गेट स्कैंडल पे, उसके बाद मैं दूसरे इशू पर भी बात करूंगा। सर, मेमो गेट स्कैंडल कमीशन ने कहा कि ये एक रियलिटी है, यानी कि जो फॉर्मर डीजीआईएसआई जनरल पाशा ने कहा था और जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कियानी है, उनका भी कहना था कि हकीकत है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने और दीगर हजरात ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुनियादी तौर पर कहा कि ये महज एक कयास रही है, इसके अंदर कुछ भी हकीकत नहीं है। और ये बिल्कुल आई स्टिल रिमेंबर टाइम फिश वाली बात थी। सर, कमीशन की रिपोर्ट क्या रंग लाएगी? देखिए जी, जो कमीशन की रिपोर्ट है उसमें यकीनन हुसैन हक्कानी साहब की हद तक तो उन्होंने काफ़ी सख्त किस्म की फाइंडिंग्स दी हैं और गालिबन उनका रिएक्शन भी उस पर आया है। और अभी भी जो ना वो यही कह रहे हैं कि जी वो फाइट बैक करेंगे और वही समझते हैं कि जी उन पर ये गलत चार्जेस लगाए गए हैं। लेकिन यकीनन क्योंकि कमीशन बना था और कमीशन 3 हाई कोर्ट जजेस का कमीशन था जी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बनाया गया था, तो मैं नहीं समझता कि उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उसको कोई आसान लेना चाहिए या उसको जो ना वैसे अंडर द कार्पेट को जो ना उसको अब डाल सकता है। मेरी नज़र में निहायत ही जो उनकी भी जो भी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, जो भी फाइंडिंग्स उनकी आई हैं, वो बुनियादी तौर पे इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि जी दाल में कुछ काला है। मैं इस तरह उसको रखूंगा कि ऐसे अनासर हैं जो कि पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक्स में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ ज्यादा देखते हैं बनिस्बत जो ना वो लोकल पाकिस्तान की जो अपने मसाइल हैं, जो पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिक्स है उसको। तो वो जो एक इन्फ्लुएंस, अमेरिकन इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की सियासत में रहा है, मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये कमीशन की जो रिपोर्ट है उसकी निशानदेही कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी यहाँ से आगे कहाँ, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के 9 मेंबर बेंच ने जो है ना ये ऑर्डर किया था, तो चीफ साहब ने उसको दोबारा 9 मेंबर बेंच को समन किया और नोटिस इशू हो गए हैं। और यकीनन अब तवक्को की जाती है कि जी जिन जिन पार्टीज को नोटिस इशू किए गए वो तमाम लोग आते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट इस कमीशन को, क्योंकि अभी तक कुछ सील्ड एनवलप्स भी जो है ना मौजूद हैं और अभी तक जिनको नहीं खोला गया और ये कहा गया कि जो अप्रोप्रिएट स्टेज पे खोले जाएंगे। तो मेरी नज़र में आगे चल के इसके मजीद क्या क्या पहलू उभर के आते हैं और वो जो सील्ड एनवलप्स है जब वो खुलते हैं तो उनके अंदर से क्या निकलता है, ये एक जाहिर है कमीशन की एक रिपोर्ट है। और जब कहा जा रहा है कि जी कुछ सील्ड एनवलप्स हैं और जिनके लिए जो 9 मेंबर बेंच बनी थी जिनसे नोटिस इशू किए मुख्तलिफ लोगों को और हक्कानी साहब को भी हुआ है कि जी वो पाकिस्तान वापस आए, उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जी वो जो सील्ड एनवलप्स जो उन्होंने रखे हुए हैं यकीन उसके अंदर काफी कुछ मवाद मौजूद है। अभी देख साहब कि एक तो ये फरमाएगा कि अब सर क्या आपको लगता है हुसैन हक्कानी साहब वापस आएंगे? रिसेंटली आपने देखा कि उनकी वाइफ की भी रुकनीत जो थी पार्लियामेंट की मुअत्तल कर दी गई बिकॉज शी वाज होल्डिंग ड्यूअल नेशनैलिटी। इस सूरत में हुसैन हक्कानी क्या आएंगे और अगर आएंगे तो ये बात कहां तक जाएगी? अब देखिए, मैं समझता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी थी उनको
बाहर जाने की, आई थिंक दैट वाज डन इन गुड फेथ। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों किया, आई मीन एक आम गपशप इन ड्राइंग रूम्स थी कि वंस ही गोज ही विल नॉट कम बैक, क्योंकि प्रॉब्ली ही न्यू कि भाई व्हाट वाज इन द बैकग्राउंड। तो उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने समन किया ये कमीशन ने, तो ही रिफ्यूज एंड ही सेड दैट मेरा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें एंड थिंग्स लाइक दैट। I personally feel that if he is denying whatever the charges have been laid by the commission, ठीक है, I think it is good for him that he should come back to Pakistan and face them and prove that he is innocent. And if he still says कि नहीं जी मैं नहीं आ सकता, देखिए जी health reasons में तो आप you can say that you're unwell and you cannot travel. You can get a doctor's certificate, that is not an issue. Point ये है कि I personally feel that's not the case. जो बाज़ाहिर लगता है, because he is traveling between Boston and Washington and he is making inland travel within the US. और कोई prior history भी नहीं है सर उनकी बीमारी की। तो और ऐसी कोई चीज भी नहीं, चलो हो सकता है, बट ऐसी क्या बात है कि he can't travel? I mean, God forbid he is not that sick. So I personally feel that he should come back to Pakistan and he should prove his innocence before the court of law. सर he is not as sick as हुस्नी मुबारक। जी हुस्नी मुबारक से ज्यादा बीमार तो नहीं है सर। Well, if he can be presented before the court, no, उसने मतलब एक बात है। बहरहाल जी, I mean, अगर तो वो नहीं आते तो I think then it will be very difficult for him to get his name out of this. साहब अगर उनको तलब किया वो गैर हाजिर होते, कल अब क्योंकि बात होगी अगर तो वो तो अब आ तो नहीं सकेंगे, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली नजर ही आ रहा है कि वो नहीं आ रहे। एक दो हियरिंग्स और होती हैं वो नहीं आते, तो सर फैसला इनके अगेंस्ट चला जाता है, ठीक है, और ये फिर भी नहीं आते तो क्या होगा? बस फिर सुप्रीम कोर्ट दे कैन गो थ्रू दी इंटरपोल, दे कैन गेट द मैन इफ दे वांट टू, तो या तो फिर केस क्लोज्ड एंड डेड हो जाएगा। व्हाट अबाउट द बिग बॉस, जो पीछे कहते थे बिग बॉस की इन्वॉल्वमेंट है, यू नो द बिग बॉस वाज, लेकिन जी ये तो कमीशन की रिपोर्ट्स पे मुनसर है। फाइंड कि बिग बॉस कौन है? अब आई डोंट नो, आई मीन आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट ऑन दैट फॉर द सिंपल रीजन दैट वी डोंट नो। वो तो द बीबी इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क ना, बिग बॉस। हाँ, मतलब है कि वी आर नोबडी टू मेक अ स्टेटमेंट और अ जजमेंट। Let the Supreme Court find out. Of course, I mean let the courts give the final findings. ठीक है। देखिए ना, फाइनल डिसीजन तो भी आना है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करेगी। So let the Supreme, and then we can comment that who is the boss in the background. So right. I think it's premature to talk about that. But yes, Hussain Haqqani Saab must come back to Pakistan. This is my personal opinion. And face the court of law and prove his innocence. बिल्कुल ठीक है। सर यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ये अब जो आपने बात की जिस कंक्लूजन पे आप लेकर के आए, क्योंकि अब अगली हियरिंग्स के बाद ही इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे शुड कम बैक एंड फेस इट। विल जस्ट टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चीफ जस्टिस ने कल की मलिक रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुमोटो ले लिया, उसके बाद फुल अपना जो कोर्ट है उसको इस्लामाबाद तलब कर लिया। फिर अशरफ गुजर साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने एक पिटिशन दायर की जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने रिडिक्यूल किया मलिक रियाज ने, और रिडिक्यूल करने के अलावा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में नफरत फैलाई है। इस हवाले से भी उनको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया। अब जो सिचुएशन नजर आ रही है जी, और फिर जाहिद बुखारी साहब से जब पूछा गया कि जनाब ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि ये मलिक रियाज साहब का एक पर्सनल कंप्लेंट थी उनकी। अब ये 3-4 सवालात हैं, मैं चाहूंगा इस पर तबसरा करें हमारे मौजूद मेहमान। सेनेटर साहब क्या कैसा देखते हैं ये, अब ये सारी चीजें, बिकॉज आई वोंट आस्क यू अनदर क्वेश्चन, मैं चाहूंगा तसल्ली से। आई डोंट नो, आई पर्सनली फील के कोर्ट में केस चल रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल केस। पर्सनली आई फील ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल मलिक साहब ने की है, दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड, ये होनी नहीं चाहिए थी। ये क्या पर्सन एज स्मार्ट एज इंटेलिजेंट लाइक मलिक रियाज who has made this empire, you know, would do some, I mean, ऐसा ब्लंडर करेंगे सर? I don't know. He cannot afford to do a confrontation with the Supreme Court, and that with the Supreme Court Chief Justice. You see, he's a big businessman. He's got a lot of things at stake.
ही कैन नॉट टेक पंगा विद द आर्मी जहां उनका बिजनेस इतना है, और द गवर्नमेंट और द प्राइम मिनिस्टर और एनीबडी एल्स इन द गवर्नमेंट. तो ही इज गॉट टू मच थिंग्स एट स्टेक. तो अब बैकग्राउंड में क्या है, ये तो मेरा ख्याल है ये एज दिस केस प्रोसीड्स तो ये स्टोरी अनफोल्ड होती जाएगी कि एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग इन द बैकग्राउंड. देखिए ना, एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि वो कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब के बेटे को 3 साल से ये फंड कर रहे हैं द ट्रिप्स. वो आपको या और किसी को फंड क्यों नहीं कर रहे? व्हाट वाज द मोटिव? फिर हर एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. तो व्हाट वाज द मोटिव? तो आई डोंट नो, देयर हैज टू बी सम बैकग्राउंड टू इट. जो ये सब ड्रामा हो रहा है, बट आई थिंक दिस शुड हैव नॉट हैपेंड. सर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत हैं. ऑब्वियसली मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, ना मेरी हैसियत है मैं करूं. लेकिन सर, बहसियत एक वालिद, आप भी इस तरह साहब वालिद हैं. एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुझे बताइए कि सर आपके अगर साहबजादे, उनका सर लाइफस्टाइल विद इन स्पैन ऑफ 4 years, पहले वो मेडिसिन में थे साहबजादे इनके चीफ जस्टिस साहब के, फिर उन्होंने पुलिस में नौकरी इख्तियार की, फिर छोड़ दी और फिर 4 साल से या 3 साल से वो बिजनेस कर रहे थे. और जिस तरीके से कहा कि जी पहले 15 करोड़ दिए, फिर 2 दिए, फिर 3 दिए, फिर 7 दिए, फिर एक और साहब जो थे अहमद साहब लाहौर से, वो इन्वॉल्व हुए. सारा कुछ जो भी हुआ रिकॉर्डेड था, रिकॉर्ड, फिर फॉरेन ट्रिप्स, एवरीथिंग, 35 करोड़ की कहानी बन गई सारी. मुझे आप ये बताएं सर, वुडंट यू नो हाउ कैन द चीफ जस्टिस इग्नोर दिस? सर ये आई डोंट नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट. जो हमारा जिस तरीके का कल्चर है, फैमिली रहती है, मतलब फैमिली हमारा बहुत क्लोज इंटरेक्शन है. सो मच सो अगर मेरा 3rd या 4th कजन ने एक टोयोटा गाड़ी ली है तो पता होता है, बात हो जाती है कि भाई उन्होंने ली है. फिर लोगों को पता है यार आजकल वो कारोबार अच्छा कर रहे हैं या ये हो रहा है, तो एक बैकग्राउंड होता है. यस, आई डोंट नो इसमें कुछ मिसहैप हो गया या क्या हुआ. जाहिर है कि भाई in 3 years अगर he is building up an empire, so जाहिर है. It is estimated the gentleman is 32 years old. 32-year-old gentleman owns about 90 करोड़ रुपए की कंपनी, 300 बंदा एम्प्लॉई. Well, I don't know. This is what the reports are. ये जो मीडिया IT बिजनेस में थे वो, फिर बड़े और क्वेश्चन मार्क्स है कि जी फलाना, क्योंकि जो जिसके ऊपर अभी तक स्टे लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, वो फलाना केस ये चाहते थे, ये टेंडर चाहते थे कि इनको मिले. अब तो सवाल पे सवाल, जो कि हकीकत ना भी हो, लेकिन क्वेश्चन मार्क्स जो है इसमें आई विल गिव फुल मार्क्स टू द चीफ जस्टिस. उन्होंने कम से कम चाहे कुछ भी उनका बेटा ले लिया सर, बिल्कुल मोटो लिया. और दूसरा ये उन्होंने कहा कि भाई आई विल हैव नो कॉन्टेक्ट विद द सन. घर से भी उन्होंने उनको बाहर किया या वो अलग रहते हैं, बट apparently he's got no connection with him. Obviously he's a father, he's the Chief Justice of Pakistan. I mean, he must be feeling quite embarrassed as what is happening. After all, वो बाप है, Chief Justice है इस मुल्क का, and mashallah he was doing very well. In fact, that was the only ray of hope the people of Pakistan को था कि भाई चलो there is a Supreme Court जहाँ justice हो रहा है, and it can be seen. तो जाहिर है एक धचका तो कौम को लगा है, और जाहिर है एज अ फादर एंड एज एन इंडिविजुअल, आफ्टर ऑल चीफ जस्टिस भी हम जैसे फादर है, एक इंसान है. तो आई एम श्योर ही मस्ट बी वेरी वेरी हर्ट. आई कैन ओनली से कि उनके बेटे ने अपने वालिद के साथ ज्यादती की है. आई मीन ही डिडंट डिजर्व. लेकिन सर बात हुई कि अभी जब ये प्रूव होता है उसके बाद देखा जाएगा, बिकॉज उनके वकील सरदार इसाक साहब कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है. अभी तो खैर ये केस चलेगा आगे. एक ब्रेक का सफदर साहब इशारा हो रहा है, लेकिन आज इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट आई. उन्होंने कहा जनाब के मलिक रियाज ने पाकिस्तान को एक ऑक्शन हाउस बना दिया है, यानी कि पाकिस्तान में सब बिकाऊ माल है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे पाकिस्तानी जर्नल है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे जर्नलिस्ट है, सबके ऊपर उंगली उठनी शुरू हो गई है. तो क्या वाकई अगर कोई खरीदार है तो क्या फिर इसका मतलब है कि पीपल आर रेडी टू सेल? अगर बिकता वही है ना जनाब, जिसका कोई खरीदार तो हो, जब तक कि वो ट्रांसैक्शन में दूसरी पार्टी विलिंग ना हो, तो हाउ कैन आई परचेज समथिंग? तो उसका मतलब है कि मसाइल सोसाइटी में हैं जिसकी एडवांटेज दी जाती है अगर ऐसा होता है. तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं. सदर अब्बासी से मैं चाहूंगा इस पर कमेंट करें. वेलकम बैक जी. सदर भाई साहब, क्या पूरा पाकिस्तान बिकाऊ है सर? ब्यूरोक्रेसी हो, फौज हो, जर्नलिस्ट हो, पॉलिटिशियंस हो. देखिए, आप एज एन इंस्टीट्यूशन तो नहीं बात कर सकते ना कि ये कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किस्म की अगर इंस्टीट्यूशंस आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स. हाँ, मतलब इंडिविजुअल्स तो नेचुरली हर जगह, मतलब ये आई थिंक सबसे बड़ी बात जो इस वक्त चल रहा है मामला, उसमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जी मलिक रियाज साहब के जो कनेक्शंस हैं वो इतने वसी हैं
पाकिस्तान की जो एलिटिस्ट सोसाइटी के अंदर, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो फौजी हैं, इतने ज़्यादा हैं कि वो जब चाहे ही कैन गेट अवे विथ इट। और ये शायद पहली दफ़ा, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जी क्यों उन्होंने किया, तो मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा शायद उनको ही वॉज नॉट गेटिंग हिज वे थ्रू। और बाज़ औक़ात जो ना इंसान जब इस किस्म के उसमें आ जाता है मरहले में, तो वो एक लार्जर देन लाइफ अपने आप को समझना शुरू कर देता है। और मैं समझता हूँ कि शायद कहीं मलिक साहब ये ब्लंडर ना हो गया कि जो उन्होंने अपने आप को लार्जर देन लाइफ समझना शुरू किया। और बाज़ औक़ात इसको एक बड़ा अच्छा सा टर्म है मेगेलोमेनिया का, कि बाज़ औक़ात आप ये महसूस करते हैं कि जी मैं बहुत ज़्यादा इतना पावरफुल हूँ, तो ये चीफ जस्टिस कौन है जो दरमियान में मेरे आगे खड़ा हो गया। तो जब आप इस उसमें फ्रेम ऑफ माइंड में आते हैं तो आप फिर ये समझते हैं कि जी मैं इसको भी बुलडोज कर लूंगा किसी तरीके से। तो उसका उन्होंने तरीका ये सोचा कि भाई किस तरीके से, मैं नेचुरली इस वक्त एलिगेशंस हैं, मैं ये कहूँ कि जी अरसलान साहब गिल्टी हैं तो एक मुनासिब बात नहीं होगी। और एक चीज़ सामने आई, चीफ जस्टिस साहब ने उसका सोमोटो लिया। 6 दिन मलिक साहब इंतजार कराते रहे कि जी वो नहीं आए, बीमार थे, बरतानिया में थे, कहाँ थे, जहां भी थे। वो जब आए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक बयान दिया, बाहर जाके उन्होंने दूसरे बयान देने शुरू कर दिए। इस तो इशू ये है कि एक बड़ी ये जो मीडिया उनकी वो ये समझ रहे हैं गालिबन कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि उनकी कोशिश है कि वो उनके केसेस की सुनवाई ना करें, जिसमें कि उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया दीगर केसेस में, क्योंकि अब वो बाइस्ड, वो क्या बोलते, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर इस तरीके से आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करा दें इन हथकंडों से, तो फिर तो कोई आपकी सुपीरियर जुडिशरी कभी चल नहीं सकेगी। साहब मैं एक अर्ज कर लूं, हुआ क्या इस वक्त, मैंने कई केसेस में ये देखा है, यानी इसमें, लेकिन ये चीज इसमें भी फिट आ रही है कि एक ट्रायल वो है जो कोर्ट में चल रहा है, ठीक है जी। इस केस को आप कोर्ट की हद तक देखें। कोर्ट में क्या हुआ कि जी एलिगेशंस लगे कि जी 35 करोड़ रुपए की जो है ट्रांजैक्शन हुई हैं बिटवीन साहब, 2 पार्टीज हैं, उनके दरमियान ये ट्रांजैक्शन हुई। एक पार्टी एलिज करती है कि जी उनको उन्होंने बेनिफिट्स लेके देने थे सुप्रीम कोर्ट से, जो कि उनको नहीं लेकर दिए, वो उनको नहीं मिले। और ये इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी में पहले अरसलान साहब का बयान रिकॉर्ड हुआ और उन जर्नलिस्ट का रिकॉर्ड हुआ जिनके बारे में कहा जाता था कि मलिक साहब ने उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया। फिर मलिक साहब आए, उन्होंने आके कॉरोबोरेट किया कि जी ये चीज़ है। लेकिन मैं अभी भी इस पे जो 35 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हैं, मैं समझता हूं कि सिवाय वो जो क्रेडिट कार्ड की 1.5-2 करोड़ की ट्रांजैक्शंस के अलावा अब तक वो जो जिक्र किया जाता है कैश का, तो मेरे ख्याल में नकद दिया गया, तो उस नकद की कोई, सर वो 35 को भी छोड़े, अगर मैं कहता हूं सर 1-2 करोड़ की भी नहीं, ये जरूरी है। मैं समझ देखना, जब आप क्वांटम, आप इस वक्त क्या हो रहा है कि जी ये चीज कोर्ट के अंदर है, ठीक, और एक चीज पर मीडिया के ऊपर चल रही है। मैंने 2 पैरेलल ट्रायल्स इस वक्त चल रहे हैं। एक ट्रायल कोर्ट के अंदर कि जी आप कोर्ट के अंदर एक चीज को ज्यादा एग्जैजरेट ना करो, लेकिन इतना एग्जैजरेट करो कि लग रहा है कि कोई केस है, और फिर आप एक चीज आके मीडिया के ऊपर आप कुछ और कहना शुरू कर दो। वहां जाके कहोगे जी मुझे चीफ जस्टिस पे पूरा कॉन्फिडेंस है, यहां आके आप कहोगे जी मुझे 3 सवालों के जवाब दें। 3 सवालों के जवाब दे दिए, माजूली की तरह मुलाकात हुई, नहीं बिल्कुल मैं जवाब की बात नहीं कर रहा, मैं तो उनके रवैये की बात कर रहा हूं ना। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप इस तरीके से, मैं माजरत के साथ, अगर कोई भी शख्स अपनी इमारत के जोर पे अगर वो इंस्टीट्यूशंस को इस तरह मलाइन करना शुरू कर दे और इस तरह एलिगेशंस लगाना शुरू कर दे, तो फिर पाकिस्तान के अंदर कोई इंस्टीट्यूशन से तौहीन अदालत का फिर उनको नोटिस भी हो जाएगा ना, नेचुरली हुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत का नोटिस ले, क्या ये बातें कहनी चाहिए? तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, आपने एक एलिगेशन लगाया, ठीक है जी, चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया, बेंच बना, बेंच पे अटॉर्नी जनरल साहब का एतराज आया कि जी चीफ जस्टिस साहब को नहीं बैठना चाहिए, वो विड्रॉ के चले गए। अब एक बेंच है जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, आप आगे उसमें अपने केस को लड़े ना कि जी मेरे ये 35 करोड़ अरसलान साहब खा गए, और वो आप साबित करने की कोशिश करें। ये क्या है कि जी एक ट्रायल आप एक इन्वेस्टिगेशन वहां चल रही है, दूसरी इन्वेस्टिगेशन आपने यहां मीडिया में शुरू करा दी। बेग साहब, मुझे बात है, पाकिस्तान में कहते हैं ना जी माइट इज राइट, पैसे वाले बंदे का जोर चलता है इस मुल्क में, स्कूटर वाले और आम छोटी गाड़ी वाले को वैसी चेक पॉइंट पे रोक लेता है, काले शीशे हो या जो मर्जी आप कैरी कर रहे हो, बड़ी गाड़ी में पूछता कोई नहीं। तो एक कल्चर तो है ना
कि जो तगड़ा है, जो पैसे वाला, तगड़ा वही है जो पैसे वाला है, जिसके पॉलिटिशियंस भी जानने वाले, इसके जर्नल भी जानने वाले, तो वो कुछ भी कर सकता है। ही इज द किंग। तो सर जो जिस माशरे में ये किंग्स का कॉन्सेप्ट हो, सर ये मॉन्टी कार्लो के एग्जांपल दे रहे थे, तो यहां पे तो हर किसी ने अपना अपना मॉन्टी कार्लो बनाया हुआ है। तो सर ऐसे माहौल में तो फिर वो कहते हैं ना, कार्ल मार्क्स कहता है ना कि व्हेन एवरीबडी इज रॉन्ग नोबडी इज रॉन्ग, तो फिर तो ठीक नहीं है सर। देखिए जी, वो तो दौर खत्म हो गया फिर, इसका मतलब है। हम ये भूल जाते हैं कि देयर इज समथिंग नोन एज अल्लाह। हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। आई मीन व्हेन वी बिकम सो पावरफुल, हमारी कोई अजीब सी कैफियत हो जाती है इंसान की। एंड आई थिंक जो उस कैफियत में चला जाता है, एंड इफ ही इज अवे फ्रॉम ह्यूमैनिटी, और ज्यादतियां और जो कुछ भी आप समझें, जो आप कहते हैं माइटी एंड पावरफुल, फिर पकड़ अल्लाह ताला की आती है कहीं से, मत भूलें। अब आप अंदाजा करें, ये हुस्नी मुबारक का रीजन एग्जाम्पल है, सद्दाम हुसैन का आप देखें, गद्दाफी का आप देखें कि क्या उनका एंड रिजल्ट हुआ है। आई मीन कुड यू हैव इमेजिन कि गद्दाफी, कर्नल गद्दाफी का आज से 5 साल पहले ये हाल होता है? कुड एनीबडी प्रिडिक्ट कि ही वुड बी शॉट इन द स्ट्रीट? सर कौमों में मैं यहाँ जो बात करने लगा हूं, बड़े से लोगों को नागवार गुजरेगी, लेकिन जो हम बात करते हैं, एक शख्स ने खुद सोजी की और उसकी वजह से पूरा अरब वर्ल्ड में, अरब स्प्रिंग जिसको हम नाम देते हैं, और पूरे सर वेस्टर्न अफ्रीका में क्या हुआ सर, मोहम्मद कद्दाफी से लेकर के आप शुरू करें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और बशार अल असद का भी मुझे लगता है कोई गड़बड़ हो जाएगी गेम कुछ अरसे में। ठीक है, हाँ, ठीक है, लेकिन सर और हमारे यूथ को पता ही नहीं कि हुआ क्या। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, यहाँ पे सर रोज खुद सोजी हो रही है। तो सर आप नहीं समझते कि नेशन के अंदर के इंग्रेडिएंट्स ऑफ वाइब्रेंसी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती? तो यहाँ पे भी ये केस आज बड़ा उछल रहा है, कल को ठस, चैप्टर क्लोज। नहीं, आई थिंक देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, वी शुड, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये जो कुछ हो रहा है, तो मैं जब से पैदा हूं यही सुन रहा हूं। मेरी बात सुनिए, एक नाजुक दौर से पाकिस्तान गुजरा और मायूस नहीं होना चाहिए। देखिए मैं चक्कर में 40 साल गुजर, मैं आपको एक चीज बता दूं, लेट अस गो थ्रू दिस प्रोसेस। ये क्लेंजिंग का प्रोसेस है। ये गंदे लोग निकलेंगे, जितने भी निकलें, चाहे वो पॉलिटिशियंस में हो, सिविल सर्विस में हो, बिजनेसमैन में हो, फोर्सेज में हो, जहां पे भी हो। आई थिंक ये प्रोसेस को करना चलना चाहिए। उसकी वजह ये है, देखें, I mean, we've had martial laws or military dictators for 35-36 years. we are not tuned to democracy. अब democracy आई है, democracy को चलने दें आप। और ठीक है, ये प्रोसेस, ये एक बम्पी राइड इस नेशन की हिस्ट्री में आना है। ये अगर मार्शल लॉज ना आते, ये बम्पी राइड आपको आज से 50 साल पहले आ जाती, तो आज हम एकदम स्मूथ सेलिंग कर रहे। बट सिंस वी नेवर वेंट थ्रू दैट प्रोसेस, ये प्रोसेस चलने दें। इससे होगा, ये इवेंचुअली आई थिंक विन होगी पीपल ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि गंदे लोग निकलेंगे। ये एक प्रोसेस है सर। गंदे लोगों का मुझे बताएं, जिनको अब मिसाल के तौर पे चले जी, अगर आप मान लेते हैं कि जी मलिक रियाज साहब गिल्टी हैं और सारे काम उन्होंने गलत किए हैं, वो पटवारियों का भी रेट बताते हैं कि जनाब 2000 का काम 11 में इतने लाख रुपए दोगे, और ये हकीकतें, झूठ भी नहीं है, ये फैक्ट है। मुझे बताएं सर, आप नून लीग से हैं सर, आशियानी स्कीम बनती है, कहते हैं जी हबीब रफीक को किया, वो भी इनके को पार्टनर्स थे, और ऑन रिकॉर्ड मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि जनाब बिल्कुल लोएस्ट बिड था, सारा कुछ था, और मैं बड़ा खुश, मतलब उनका मतलब रियली अप्रिशिएटेड मलिक रियाज कि उन्होंने विदाउट एनी प्रॉफिट हम लोग को बड़े काम करके दिए और इतने हजारों घर बना के दिए। अच्छा जी, इधर आ जाए सर कि प्रेसिडेंट साहब की एक कॉल पर सर आपके कजाकों ने पकड़े हुए थे पाकिस्तानी बंदे, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, उनको भी सर इन्होंने आजाद कराने के लिए जो भी पैसे थे 16 करोड़ थे या 20 करोड़ थे वो भी दे दिए सर। 1 लाख रुपया, 1 लाख बंदा रोजाना इनके उधर से खाना खाता है, एम्प्लॉयमेंट भी है पाकिस्तान की सर, आपकी इकोनॉमी के अंदर भी बड़ा पूल कर रहे हैं, तो सर फिर भी बुरे। देखिए जी, पकड़ है, कहीं ना कहीं पकड़ है। कोई ऐसी चीज है अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई जो आपको मुझे नहीं पता। ये तो हम दिखावा देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। हु नोज, देखिए ना, नियत आपकी या आप जानते हैं या अल्लाह ताला जानता है। सर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, आपकी पार्टी सारे के सारे इन्फ्लुएंस्ड हैं ना सर इनसे। देखिए मेरी बात, आई नो पर्सनली कितने ऐसे लोग हैं आपके यहाँ के, मतलब बड़े बड़े एमएनए हैं आपकी जमात के, देखिए मैं तो बड़ा बिजनेस बेनिफिट्स ले रहे हैं इनसे, काम हो रहे हैं। मैं एक चीज मैं बता दूं, इसमें मैं मलिक रियाज को ब्लेम नहीं करता। वो एक कारोबारी आदमी है, ठीक है, और बड़ा कारोबारी आदमी है, एंड ही इज गॉट मेनी थिंग्स एट स्टेक। ये तो उसका काम है, इसका पब्लिक रिलेशनिंग है कि हर पॉलिटिकल पार्टी से बना के रखे। अब आप रखी है, और आप जस्ट टेक दिस एग्जांपल, गो टू अमेरिका, वहां है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी टाइकून है स्टेट का, ठीक है ना, रियल स्टेट का। उसके ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से भी है, रिपब्लिक के हैं, और वहां पे तो बाकायदा चंदा जो है
आप ऑफिशियली दे सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं। अगर वो $100 एक पार्टी को दे रहा है, वो हो सकता है 80 दूसरी पार्टी को भी दे रहा होगा, उसको क्या पता। टू बैलेंस इट आउट। सर मैं वक्त मैं चाहूंगा सर सफदर भाई साहब कमेंट करें सर ये जो बात कर रहे थे सर अभी सब पार्टियों को, सब सिलसिलों को, सबको साथ लेकर चलना कि इस किस्म के किरदार हर जगह मौजूद होते हैं और शायद मैक्सिको की एक एग्जांपल है सर, देयर वाज दिस अगेन अ बिग टाइकून आई वाज रीडिंग इन न्यूज़। सवाल ही पैदा होता है कि जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर उनकी एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है। हमारे यहाँ भारत के साथ कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म नहीं है। मतलब आज अगर लेट से कल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड भी करती है कि जी ये केस हमने किसी इदारे को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना है, तो किसको भेजेगी? नैब को भेजेगी। नैब में कौन बैठे? FIO को भेजेगी। आप तो कहते हैं कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट के साथ ताल्लुकात हैं मलिक रियाज साहब के, और मैं तो ये सुना है कि जी दुदाई साहब के साथ तो ये इस किस्म के उनके ताल्लुकात हैं कि जी अगर आप दुदाई साहब किसी के कहने पे कोई काम नहीं कर रहे, आप मलिक रियाज को पकड़ लें, अपना काम करवा लें। लिस्ट मौजूद है जो दावा करते हैं कि ये तो मेरी सारी काविशें, चाहे वो जुडिशरी की बहाली थी, तो चाहे वो मियाँ साहब के साथ अकॉर्ड था मुशर्रफ को निकालने का से लेकर, और पता नहीं नैब के चेयरमैन के बारे में भी लोग पता नहीं बहुत सी बातें करते हैं। तो इशू ये है कि यानी मैं देखें आज जहां तक मलिक साहब की एलिगेशन अरसलान की हद तक थी कि जो उन्होंने मुझसे पैसे लिए और उसकी एक इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स थी, और नेचुरली वो कहीं ना कहीं जाएगी, या किसी लार्जर बेंच में जाएगी, या किसी कमीशन में जाएगी, या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जाएगी, और तो इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। ऑप्शन यही है ना, ऑप्शन यही है। ठीक है जी। अब आके उन्होंने उस इंक्विजिटोरियल जो चीज थी उससे निकल के उन्होंने कुछ बातें टोटली इंस्टीट्यूशनल कर दी हैं कि उन्होंने अब डायरेक्ट अटैक आके न सिर्फ चीफ जस्टिस साहब बल्कि कोई एक और जज भी उन्होंने कहा। जब आप इस किस्म के रवैये पे आ जाते हैं तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि जी मैं टेक ऑन कर सकता हूं पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि वो मुझे रिलीफ नहीं दे रहे। तो अब क्या कल बेंचेस जो या सुप्रीम कोर्ट की जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो मलिक साहब बनाएंगे? अगर आपने किसी शख्स को जो कि एक आप उसको बिजनेस मैग्नेट कह लें, या उसको आप जनाब क्या कहते हैं ये प्रॉपर्टी टाइकून कह लें, कि जी वो तमाम सियासतदानों पे तो वो हावी नजर आ रहा है आपको, क्या वो जो ना जाए उसकी मर्जी से अब अदलिया के अंदर बेंच बनेगी जी चीफ जस्टिस निकले बाहर? मतलब बास जगह पे मैं तो बड़ी एक अफसोसनाक किस्म की सूरत देख रहा हूं कि कुछ मीडिया के हमारे दोस्त ये कहने की चीफ जस्टिस साहब को चले जाना चाहिए लीव पे। बातें शुरू होगी ना जी, पोस्ट चीफ जस्टिस सिनेरियो क्या होगा? क्यों? व्हाई? आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को निकालना इतना आसान होगा? इफ यू डजंट वांट टू गो, मतलब क्या? मेरी बात सुने प्लीज प्लीज। ये देखें ये बड़ी डेंजरस बात है कि कोई शख्स आगे ये कहे कि जी क्योंकि वो एक इल्जाम वो टीवी पर खड़ा होकर लगा दे तो हम कहेंगे जी चीफ जस्टिस साहब चले जाए। व्हाई? भैया अगर कोई इशू है तो दैट हैज टू बी, सुनिए मेरी बात, हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। चीफ जस्टिस साहब क्यों जाए? ये अगर चीज हो गई जिस इल्जाम लगा माजरत के साथ, माजरत अगर ये चीज हो गई तो फिर पाकिस्तान के अंदर सीरियस इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा। सर आखिरी क्विक हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आप समझते हैं कि सर केडी कहूंगा ना सर, 32 साल का एक लड़का जो कि चीफ जस्टिस का बेटा है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का डॉन हो सकता है? और क्या वो मलिक रियाज जैसी पावरफुल पर्सनालिटी को इस वक्त जो मेरी बात है, इस वक्त जो सुपीरियर जुडिशरी अवाम के अंदर इज्जत है, माजरत के साथ इस वक्त जो अवाम के अंदर इज्जत है वो तमाम इंस्टीट्यूशन से ज्यादा है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है जी। इस एतमाद को अगर ब्रेक करने की कोशिश की जा रही तो सीधी सी बात है ना जी, आपने एक इल्जाम लगाए, आप उन इल्जाम को साबित करेंगे जी उसने आपसे 35 करोड़ रुपए लिए। अगर उसने लिए हैं तो चीफ जस्टिस साहब तो खुद कह के उठे थे कि जी मैं खुद उसको टांगने के लिए तैयार। ठीक सर, मैं ये समझता हूं कि अरसलान ने अपने वालिद साहब को एम्बैरस किया है, नंबर 1। और मलिक रियाज ने अपनी पिटिशन में भी ये कहा है कि मैंने ये सब कुछ किया कि मेरे केसेस पे मुझे रिलीफ मिलेगा, और जो मुझे रिलीफ नहीं मिला। सो आई थिंक it's two different games. I think Chief Justice is absolutely clean, and I think he should stay there. This is my opinion. I mean, ठीक है, उसके बेटे ने embarrass किया, and he should be punished according to the law in case if he is found guilty by the Supreme Court. बहुत बहुत शुक्रिया पे सेनेटर अनवर बेग साहब, सफदर भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म होता है, कल 8 बजे फिर मुलाकात होगी, लेकिन एक छोटी सी बात जो जहन में आई बोल दूं कि
प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर्स हो, चीफ जस्टिस हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, एनीबडी हु इज समबडी इन पाकिस्तान, जिसको हम कहते हैं बड़ी हैसियत पे बड़ी शख्सियत,